वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लास है। दोस्तों आज जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों जनसंख्या को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। जैसे विश्व में दोस्तों बिना जनसंख्या के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सभ्यता संस्कृति क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगा, तकनीकी क्या होगी। दोस्तों आपदा भी इसी तरह से लैंडस्लाइड हो गया, उसके बाद दोस्तों सुनामी हो गया, भूकंप हो गया। दोस्तों ये जहाँ पे मानव नहीं रहते दोस्तों उनको आपदा नहीं कहा जाता है। जिस क्षेत्र में या जिस ग्रह पर दोस्तों मानव रहते हैं वहाँ पे भी इनको आपदा का नाम या प्राकृतिक आपदा नाम दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं इसके लिए क्या क्या भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद इसके पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक और आर्थिक कारक भी जिम्मेदार है। दोस्तों किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पे वितरण है कैसा, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे कारक हैं। उसके बाद धार्मिक संगठन क्या है, लिंग संगठन क्या है, इन सब पर दोस्तों ब्रीफ में नज़र देते हुए देखेंगे जनसंख्या किस तरह से कहाँ पे बढ़ती है, इसके लिए महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है। दोस्तों चलो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे 1901 में दोस्तों इस समय भारत में जनसंख्या वृद्धि दोस्तों बहुत कम थी। लगभग उस समय दोस्तों दोनों जनसंख्या मृत्यु, उसके बाद दोस्तों जनसंख्या मृत्यु भी अधिक थी, उसके बाद जनसंख्या दर पैदा होने की दर भी अधिकतर थी दोस्तों। जिस कारण से उस समय दोस्तों इतना चिकित्सीय सुविधा या उसके बाद दोस्तों भौतिक सामान की आपूर्ति से हम लोग कहते हैं मूलभूत जरूरत दोस्तों उस समय लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जिस कारण दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, जिस कारण दोस्तों उस समय जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो सकी थी, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा लोगों के पास सुविधाएं या जन सुविधाएं दोस्तों वितरण के लिए चिकित्सा प्रणाली और सब दोस्तों जैसे उनके पास मूलभूत जरूरत जैसी तरह से खाना ये सब दोस्तों, उसके बाद उनके लिए पीने का स्वच्छ जल ये सब दोस्तों उनके पास हमारे देश के नागरिकों के पास उपलब्ध नहीं था। इसलिए दोस्तों उस समय जनसंख्या वृद्धि दोस्तों निम्न थी। दोस्तों 1911 से 1921 तक दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दोस्तों निम्न दोस्तों ऋणात्मक थी। ऋणात्मक दोस्तों इसलिए थी क्योंकि उस समय जनसंख्या मृत्यु दर भी अधिक था, जनसंख्या जन्म जो होता है दोस्तों वो भी अधिक था, लेकिन हमारे पास मूलभूत चिकित्सा भोजन ये सब दोस्तों इन सब का बहुत ज़्यादा अभाव था। उसके बाद दोस्तों उतना संचार प्रणाली भी नहीं थी, उतना ज़्यादा दोस्तों वितरण के लिए भोजन के वितरण के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी दोस्तों। इस कारण भारत में जनसंख्या दर जो थी निगेटिव थी या ऋणात्मक थी दोस्तों। 1921 के दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए कि 19 से 21 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 से 1921 तक दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी दोस्तों। इसका कारण तो पता हम बता दिए हैं क्यों भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी दोस्तों। इतना तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों 1800 दोस्तों मैंने लिख दिया हूँ। प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना। चलो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों ब्रिटिश काल में 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो दोस्तों उस समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं भारत में नियमित जनगणना दोस्तों 1881 से हुई थी। नियमित जनगणना दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में दोस्तों
दोस्तों भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के बाद भी 10 वर्ष के बाद होती है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों, उसके बाद देखते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण दोस्तों, जनसंख्या वितरण किस क्षेत्र में होता है, कहाँ पे होता है, इसके लिए अनुकूल जलवायु होती है। जैसे उत्तर मैदान है दोस्तों, उत्तर के मैदान में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होगी वहाँ पे जनसंख्या का वितरण भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए अनुकूल जलवायु दोस्तों मिलती है। जैसे वहाँ पे दोस्तों आदमी जो रहते हैं उनके लिए कृषि, पीने का जल, आवास, दोस्तों जहाँ पे जनसंख्या वितरण या जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए। जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी नहीं होनी चाहिए, एक मौसम भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे दोस्तों जलवायु में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे ठंडी भी होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए, जिससे वहाँ पे रहने वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल का उत्पादन हो सके, इससे उपभोग कर सके, उनका जीवन चलता रहे दोस्तों। उसके लिए पीने का जल भी वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों। नदी रहेगी दोस्तों वहाँ पे आसानी पूर्वक दोस्तों लोगों के लिए पीने का जल उपलब्ध होगा दोस्तों। समतल रहेगा तो वहाँ पे आवास बना सकते हैं आसानी पूर्वक दोस्तों। ये सब एक महत्वपूर्ण कारक होता है जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व दोस्तों या जनसंख्या का वितरण अधिक होता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र लिख रहा हूँ, उत्तर पूर्व क्षेत्र और दोस्तों हिमालयी क्षेत्र। दोस्तों उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है दोस्तों, उतना ज़्यादा प्लेन एरिया नहीं है, जिस कारण आप लोग जानते होंगे उत्तर पूर्व क्षेत्र में और हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, उसके बाद दोस्तों उत्तर पूर्व में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया दोस्तों, मिजोरम हो गया। इन सब स्टेट में दोस्तों जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मानव के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पानी तो मिल जाता है किसी तरह, लेकिन पानी का भी दोस्तों बरसात के बाद वहाँ पे पानी की भी कमी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद मकान या घर बनाने के लिए दोस्तों उतना सही स्थान उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों फसल उगाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंच खाल है दोस्तों या उबड़ खाबड़ है, जिसे रफ ट्रेन कहा जाता है। उस एरिया में दोस्तों फसल भी उत्पादन नहीं हो सकता है, जिस कारण से वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व या वितरण दोस्तों बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व दोस्तों इसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में, आप लोग समझ जाइए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व दोस्तों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ, आप लोग समझ जाइए दोस्तों। ऐसे तो एक वर्ग किलोमीटर जिसे कहते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में जितने लोग निवास करते हैं
उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा आप डिफिनेशन हिंदी में भी वैसे है, किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है। दोस्तों बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों 1108 है बिहार की जनसंख्या घनत्व। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, 1108 है। दोस्तों उसके बाद पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1028 है। उसके बाद दोस्तों केरल की जनसंख्या घनत्व है। केरल की जनसंख्या घनत्व दोस्तों 859 है। उसके बाद दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। तमिलनाडु को मैं TN से लिख दे रहा हूँ, तमिलनाडु की जनसंख्या घनत्व 555 है। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इसी पे ध्यान दीजिएगा, एक दो पे। उसके बाद सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ओनली 17 है। उसके बाद दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 11,297 है दोस्तों। आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1108 है बिहार की, अरुणाचल प्रदेश का 17 है, दिल्ली का 1197 है, जो हमारे दोस्त उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद इनको लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं भारत में धार्मिक संगठन। दोस्तों धार्मिक संगठन का मतलब है किस देश में किस जात के या समुदाय के लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा मतलब है धार्मिक संगठन से बस है, और हमारा इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग किस किस राज्य में रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग दोस्तों जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मैं JNDK लिख दे रहा हूँ, यूपी में। दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग तो हर एक राज्य में रहते हैं, मेरा मतलब है उनका संकेंद्रण किस राज्यों में अधिकतर है। JNDK में दोस्तों जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में हो गया। दोस्तों भारत से सटे राज्यों जैसे पाकिस्तान से सटे राज्यों दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया। बांग्लादेश से सटे राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में दिल्ली, केरल, इन राज्यों में दोस्तों मुस्लिम समुदाय का संकेंद्रण अधिक है। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों सिख समुदाय का संगठन किस राज्यों में संकेंद्रण अधिक है। सिख समुदाय का संकेंद्रण दोस्तों पंजाब में अधिक है, मैं PB से लिख दे रहा हूँ दोस्तों। हरियाणा में अधिक है, दिल्ली में अधिक है, इन राज्यों में दोस्तों सिख समुदाय का संकेंद्रण अधिक है। उसके बाद दोस्तों हिंदू का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भारत देश हिंदू बहुल समुदाय है। यहाँ पे हर एक राज्यों में हिंदू बड़ी संख्या में दोस्तों निवास करते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान से सटे
जम्मू कश्मीर में बांग्लादेश से सटे पंजाब, यहाँ पे दोस्तों वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर दोस्तों हर एक राज्य में हिंदू समुदाय बहुल संकेंद्रण में उपस्थित है, हर एक राज्यों में दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं जैन धर्म के लोगों के लिए। जैन धर्म दोस्तों राजस्थान के शहर में दोस्तों, राजस्थान के शहरों में, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में दोस्तों इनका जैन धर्म का संकेंद्रण अधिक है। खास करके जैन धर्म दोस्तों सिटी इलाके में ही निवास करते हैं दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म का जातीय संगठन। बौद्ध धर्म दोस्तों महाराष्ट्र में है दोस्तों, मैं MH से लिखूंगा महाराष्ट्र को। केरल में है, गोवा में है, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में। उसके बाद दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में है, दोस्तों लद्दाख हो गया। उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ सिक्किम में, सिक्किम है दोस्तों, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, इसमें है दोस्तों। इस राज्यों में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण अधिक है तो हर एक राज्य में दोस्तों, लेकिन इन राज्यों में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण अधिक है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं श्रमिक संगठन। श्रमिक संगठन में दोस्तों, श्रमिक में हम देखेंगे मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। दोस्तों जो मुख्य श्रमिक होते हैं और सीमांत श्रमिक को मिलाकर हमारे देश में लगभग 40% है। 60% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अश्रमिक हैं, जो आश्रित लोग हैं श्रमिक के ऊपर। दोस्तों मुख्य श्रमिक उन्हें कहते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन काम करते हैं, 183 दिन। दोस्तों सीमांत श्रमिक उन्हें कहा जाता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं, दिन से कम। दोस्तों आप लोग इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्रमिक में मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक दोस्तों ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं या करते हैं तो दोस्तों बहुत कम, नगण्य करते हैं, उनको इसमें जोड़ा नहीं जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने बिहार की जनसंख्या 1108 बताया था दोस्तों जनसंख्या घनत्व, लेकिन NCERT में 1100 दिया गया दोस्तों। आप लोग यही जानिएगा 1102 होता है क्योंकि NCERT की हमारे एग्जाम में माना जाता है। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा इंग्लिश भी हम पढ़ाते हैं रूट वर्ड, आप लोग उसे भी चैनल पे जाके देख सकते हो। आप सभी साथियों का धन्यवाद।